हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू इजी एजुकेशन। इजी एजुकेशन में आप सभी को स्वागत है। तो फ्रेंड्स, आज हम पढ़ेंगे 26 सितंबर 2023 दैनिक समसमय की फूल पत्ती वाली क्लास, जो सुबह 6 बजे कुमार गौरव सर द्वारा कराया जाता है। उसका हम फास्ट रिवीजन करेंगे। यदि आप कम समय में करंट अफेयर को पढ़ना चाहते हैं विथ रेलेवेंट टॉप प्रश्नों और स्टैटिक जीके के साथ, तो आप हमारे चैनल से जुड़ सकते हैं। तो आइए हम स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। आज का हमारा पहला सवाल हो जाएगा, हाल ही में चर्चा में रहा नासा के ओरिसिस रेक्स मिशन का संबंध किससे है। तो देखिए, यदि आपसे पूछा जाए ओसिरिस रेक्स मिशन का संबंध किससे है, तो वह क्षुद्र ग्रह वेन्यू के लिए किया गया था। इसको लॉन्च कब किया गया था, यदि आपसे पूछ लिया जाए इसको लॉन्च कब किया गया था, तो 2016 में नासा ने इसको लॉन्च किया था। अभी हाल ही में वो वापस आया है, 24 सितंबर 2023 को वापस आया है और अपने साथ 9 लगभग 250 ग्राम धूल लेकर आया है। तो आपसे पूछा जाए ओसिरिस रेक्स मिशन किसका है, तो नासा का है। किसके लिए किया गया था, तो क्षुद्र ग्रह वेन्यू के लिए किया गया था। अब एक महत्वपूर्ण सवाल आपसे पूछा जाता है कि क्षुद्र ग्रह जो एस्टेरॉयड बेल्ट है वो किन दो ग्रहों के बीच पाया जाता है, तो मंगल और बृहस्पति ग्रह के बीच जो है एस्टेरॉयड बेल्ट या क्षुद्र ग्रह की पेटियां पाई जाती हैं। चलिए, इतनी बातें याद रखिए। हमारा पहला सवाल का सही आंसर हो जाएगा क्षुद्र ग्रह। ठीक है, आगे आते हैं, रेलेवेंट टॉप प्रश्न देख लेते हैं। आदित्य L1 मिशन आपसे पूछा जाए किसके लिए किया गया था, तो सूर्य के अध्ययन के लिए किया गया था। किससे लॉन्च किया गया था, तो PSLV C57 से लॉन्च किया गया था। इसे भी आप याद रखिए। आपसे पूछा जाए चंद्रयान 3 जो है किससे लॉन्च किया गया था, तो LBM 3 M4, जिसे हम बाहुबली के नाम से भी जानते हैं, 14 जुलाई 2023 को उससे लॉन्च किया गया था। NBS 0 लॉन्च किससे हुआ था, तो GSLV F12 से लॉन्च किया गया था। ये नेविगेशन का सेकंड पीढ़ी का जो है उपग्रह है, इसे भी याद रखिए। लूपेक्स मिशन भारत और जापान लॉन्च करेगा 2024 में, एक संयुक्त मिशन है। ये क्या करेगा, लूपेक्स जो है चंद्रमा के पोलर जो है उसका एक्सप्लोरेशन करेगा, इसे भी याद रखिए। DSSAR जो है उपग्रह किसका है, तो सिंगापुर का है। किससे लॉन्च किया गया है, PSLV C56 इससे लॉन्च किया गया है। तो इतनी बातें नोट करके लिख लीजिए, एग्जाम में पूछेगा आपसे। आगे आते हैं, प्रश्न नंबर 2 है, 19वें एशियाई खेलों में भारत ने अपना पहला स्वर्ण पदक किस में जीता है। तो देखिए, हाल ही में एशियन गेम हो रहे हैं, कहाँ पर हो रहे हैं, तो इसका आयोजन जो है होंगजू चीन में, चाइना में इसका आयोजन किया जा रहा है। और इसमें भारत ने पहला स्वर्ण पदक जीत लिया है निशानेबाजी में। भारत ने 2 स्वर्ण पदक जीता है, एक तो निशानेबाजी में जीता है और दूसरा जो है अपना भारतीय महिला क्रिकेट टीम ने जो क्रिकेट में भारत ने गोल्ड जीत लिया है। जो निशानेबाजी है वो 10 मीटर एयर राइफल में जीता है। किसने जीता है, तो ऐश्वर्य तोमर, रुद्रांश पाटिल और दिव्यांश पवार। इन नामों को याद रखें क्योंकि एग्जाम में आपसे अवश्य पूछेगा गोल्ड किसने जीता है, तो ऐश्वर्य तोमर, रुद्रांश पाटिल और दिव्यांश पवार ने जो है कि पहला गोल्ड निशानेबाजी में जीत चुके हैं और दूसरा गोल्ड हमारी भारतीय महिला क्रिकेट टीम ने जीता है। अब यदि आपसे पूछा जाए फर्स्ट एशियाई खेल कब हुआ था, तो 1951 में हुआ था न्यू दिल्ली में। भारत के न्यू दिल्ली में फर्स्ट एशियन गेम 1951 में हुआ था। आपसे पूछा जाए जो 18वां एशियाई खेल हुआ था वो कब हुआ था, तो 2018 के जकार्ता इंडोनेशिया में किया गया था। तो और 19 नंबर का हाल ही में आयोजन कहाँ हो रहा है, तो होंगजू चाइना जो चीन में इसका आयोजन हुआ है। ठीक है, इसे भी याद रखिए, महत्वपूर्ण सवाल है, एग्जाम में आपसे अवश्य पूछेगा। आगे आते हैं, रेलेवेंट टॉप प्रश्न देख लेते हैं। एशियाई खेल में दूसरा गोल्ड मेडल, अभी आखिरी में हमने आपको बताया कि भारतीय महिला क्रिकेट टीम ने दूसरा गोल्ड जीत लिया है। कॉमनवेल्थ गेम 2026 का आयोजन कहाँ पर होगा, तो ऑस्ट्रेलिया में होगा, इसे भी याद रखिए। 37वां राष्ट्रीय खेल का आयोजन कहाँ हुआ था, तो गोवा में हुआ था। ठीक है, आपसे पूछा जाए 36वां कहाँ हुआ था, तो गुजरात में हुआ, इसे भी याद रखिए। ओलंपिक 2024 का आयोजन कहाँ पर होगा, पेरिस फ्रांस में होगा। और ओलंपिक 2028 से पूछे तो लॉस एंजल्स अमेरिका में होगा, इसे भी नोट करके लिख लीजिए। आगे आते हैं, प्रश्न नंबर हमारा 3 है, प्रतिवर्ष विश्व फार्मासिस्ट दिवस कब मनाया जाता है। यदि आपसे पूछा जाए कि विश्व फार्मासिस्ट दिवस कब मनाया जाता है, तो 25 सितंबर को विश्व फार्मासिस्ट दिवस मनाया जाता है। थीम क्या होगी 2023 की, फार्मा सेक्टर हेल्थ को मजबूत कर रहा है, इसकी 2023 की थीम हो जाएगी। आपसे पूछा जाए 24 सितंबर को कौन सा दिवस मनाया जाता है, तो विश्व नदी दिवस मनाया जाता है
24 सितंबर को। 25 सितंबर को फार्मासिस्ट दिवस मनाया जाता है और 24 सितंबर को विश्व नदी दिवस मनाया जाता है, इसे भी याद रखिए। देखिए इंटरनेशनल फार्मा यूनियन, ठीक है, इसकी स्थापना कब हुई? यदि आपसे पूछा जाए इंटरनेशनल फार्मासिस्ट यूनियन का स्थापना कब हुआ था, तो 1912 में हुआ था। हेडक्वार्टर आपसे पूछे द हेग, नीदरलैंड में इसका हेडक्वार्टर है। इतनी बातें आप याद रखिए, एग्जाम में आपसे अवश्य पूछेगा। आइए आगे देखते हैं, ललन टॉप प्रश्न देख लेते हैं। यदि आपसे पूछा जाए अंतर्राष्ट्रीय पुलिस सहयोग दिवस कब मनाया जाता है, तो 7 सितंबर को अंतर्राष्ट्रीय पुलिस सहयोग दिवस मनाया जाता है। इसी दिन हथकरघा दिवस मनाया जाता है, ये भी याद रखिए। और भाला फेंक दिवस भी इसी दिन मनाया जाता है। चलिए आगे आते हैं। राष्ट्रीय दिवस हिंदी दिवस 14 सितंबर को मनाया जाता है। विश्व ओजोन दिवस 16 सितंबर को मनाया जाता है। विश्व पर्यटन दिवस 27 सितंबर को मनाया जाता है। यह महत्वपूर्ण दिवस है जो एग्जाम में आपसे पूछ सकता है, तो इसे भी याद रखिए। आगे आते हैं, प्रश्न नंबर 4 हमारा है, हाल ही में वैश्विक दक्षिण के लिए भारत संयुक्त राष्ट्र क्षमता निर्माण पहल कहाँ पर प्रारंभ की गई? तो देखिए भारत संयुक्त राष्ट्र क्षमता निर्माण पहल कहाँ पर प्रारंभ की गई? तो यूएनओ जो न्यूयॉर्क है, यूएनओ का हेडक्वार्टर जो न्यूयॉर्क है वहाँ पर प्रारंभ की गई। ठीक है, तो देखिए ग्लोबल साउथ किसके लिए की गई? तो ग्लोबल साउथ विकासशील देशों के समूह के लिए की गई, वहाँ पर जो कि क्षमता निर्माण विकसित कर सकें, इसलिए इसको स्टार्ट किया गया है। तो आपसे एग्जाम में पूछे कि वैश्विक दक्षिण के लिए भारत संयुक्त राष्ट्र क्षमता निर्माण पहल कहाँ प्रारंभ की गई, तो आपको बताना है न्यूयॉर्क में इसके प्रारंभ किया गया है। किसके लिए? ग्लोबल साउथ विकासशील देशों के समूह के लिए, जो कि इसकी क्षमता को बढ़ाने के लिए किया गया है। अब आपसे पूछा जाए यूएनओ, इसकी स्थापना कब हुई थी? तो इसकी स्थापना जो है कि 24 अक्टूबर 1945 को हुई थी। इसमें नवीनतम देश साउथ सूडान है। ठीक है, इसे भी याद रखिए। साउथ सूडान जो हाल ही में इसमें नया सदस्य बना है, इसे भी याद रखिए। आपसे पूछा जाए यूएनओ का महासचिव, तो एंटोनियो गुटेरेस पुर्तगाल के हैं। अगर आपसे पूछा जाए यूएनओ के कितने अंग हैं, तो 6 अंग हैं, इसे भी याद रखिए। आगे आते हैं, ललन टॉप प्रश्न देख लेते हैं। यूएन महासभा के वर्तमान अध्यक्ष डेनिस फ्रांसीसी है, जो 78वें 78 सत्र के महासचिव नियुक्त किए गए हैं, तो इसे भी याद रखिए। यूएनओ में भारत की अस्थायी प्रतिनिधि कौन है? तो रुचिरा कंबोज भारत की अस्थायी प्रतिनिधित्व हैं। कहाँ पर? यूएनओ में, इसे भी याद रखिए। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय हेग नीदरलैंड में है। देखिए जो 6 अंग है उसमें से 5 का तो मुख्यालय न्यूयॉर्क में है, लेकिन एक का जो हेडक्वार्टर है अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय हेग नीदरलैंड में है, इसे भी याद रखिए। आगे आते हैं, प्रश्न नंबर हम 5 देखते हैं। हाल ही में अत्याधुनिक युद्ध टैंक मार्कावा मार्क 5 का अनावरण किसने किया? तो देखिए युद्ध टैंक मार्कावा मार्क 5 का अनावरण इजराइल ने किया है। ठीक है, मार्कावा मार्क जो हिब्रू शब्द है उसका अर्थ होता है बिजली। ठीक है, तो मार्कावा मार्क जो है ये हिब्रू शब्द होता है और इसका अर्थ होता है बिजली। तो आपसे यदि एग्जाम में पूछा जाए कि अत्याधुनिक युद्ध टैंक मार्कावा मार्क 5 किसने अनावरण किया है, तो इजराइल ने किया है, इसका अर्थ होता है बिजली। ठीक है, और एक कौन सा शब्द है? तो हिब्रू शब्द है, इसे भी याद रखिए। आगे आते ललन टॉप प्रश्न देख लेते हैं। खैबर व फतेह मिसाइल का अनावरण किसने किया है? तो ईरान के द्वारा किया गया है, इसे भी याद रखिए। प्रोजेक्ट 70A के द्वारा निर्मित छठा जहाज कौन सा है? तो INS बिंदगिरी है, इसे भी याद रखिए। वरोडास्थ हैवी वेट टारपीडो है, वरोडास्थ हैवी वेट टारपीडो है, इसे भी याद रखिए। लीसा क्या है? तो लीसा AI आधारित क्षेत्रीय न्यूज एंकर जो कहाँ की है? उड़ीसा की है, इसे भी याद रखिए। देखिए लीसा उड़ीसा, इससे आपको याद रहेगा लीसा उड़ीसा, उड़ीसा की जो है AI आधारित क्षेत्रीय न्यूज एंकर है, इसे भी याद रखिए। आगे आते हैं, प्रबल क्या है? यदि आपसे पूछा जाए प्रबल क्या है, तो प्रबल एक लंबी दूरी का रिवॉल्वर है। इसको किसने तैयार किया है? तो कानपुर ने तैयार किया है, इसे भी याद रखिए, एग्जाम में पूछ सकता है। जल दोस्त एयरबोट खरपतवार को नष्ट करने के लिए तैयार किया गया है। कहाँ पर इसको लॉन्च किया गया है? तो जल दोस्त को बेंगलुरु कर्नाटक में इसे लॉन्च किया गया है, ये भी याद रखिए, एग्जाम में पूछ सकता है। आगे आते हैं, प्रश्न नंबर हमारा 6 है। जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत के अनुसार भारत के कितने प्रतिशत गांवों ने ODF+ का दर्जा प्राप्त किया है? देखिए यहाँ पर सवाल
सबसे पहले ये बनेगा कि जल शक्ति मंत्री कौन है, तो गजेंद्र सिंह शेखावत हैं। अब इनके अनुसार जो भारत के कितने प्रतिशत गाँव में ODF प्लस का दर्जा प्राप्त हुआ है, तो 75%। जो पूरे भारत में 75% गाँव हैं वो ODF प्लस हो चुके हैं। अब आपसे पूछा जाए कि ODF प्लस क्या होता है और ODF क्या होता है। देखिए ODF का मतलब होता है शौच मुक्त जो होता है, ODF का मतलब होगा शौच मुक्त, मतलब खुले में शौच करना, जो कि मुक्त हो चुका है भारत लगभग कितने 75%। और ODF प्लस का मतलब होता है खुले में शौच मुक्त प्लस वेस्ट का मैनेजमेंट करना, ODF प्लस कहलाता है। तो ODF प्लस का मतलब होता है खुले में शौच मुक्त, वो ODF प्लस कहलाता है, लेकिन ODF कहलाता है, लेकिन ODF प्लस का मतलब खुले में शौच मुक्त और वेस्ट का मैनेजमेंट ODF प्लस कहलाता है। 100% ODF प्लस टारगेट जो है 2024 से 2025 तक रखा गया है, इसे भी याद रखिए, एग्जाम में पूछा जाता है। आगे आते हैं प्रश्न नंबर, हम ललन टॉप प्रश्न देख लेते हैं। भारत के पहले सहकारिता मंत्री कौन है, तो अमित शाह हैं। वर्तमान कानून मंत्री कौन है, तो अर्जुन मेघवाल। इन्होंने हाल ही में जो कि महिला आरक्षण बिल को पेश किया था नई संसद भवन में, तो आप इसे भी याद रखिए। अर्जुन राम मेघवाल जो है वर्तमान कानून मंत्री हैं। पृथ्वी विज्ञान मंत्री किरण रिजिजू हैं। स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मंडाविया हैं। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव हैं। भारत की पहली महिला मंत्री राजकुमारी अमृता कौर स्वास्थ्य मंत्री बनी थी, जो भारत की पहली महिला मंत्री बनी थी, इसे भी याद रखिए। आपसे पूछा जाए शिक्षा मंत्री, तो धर्मेंद्र प्रधान। विदेश मंत्री एस जयशंकर प्रसाद। पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव हैं, इसे भी याद रखिए, एग्जाम में पूछा जा सकता है। आते हैं अगला प्रश्न हमारा है प्रश्न नंबर 7। हाल ही में भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र बार्क के निदेशक पद पर किसे नियुक्त किया गया है, तो देखिए जो बार्क है, बार्क के हाल ही में निदेशक किसे चुना गया है, तो विवेक भसीन को चुना गया है। ठीक है, अब देखिए आपसे पूछा जाए बार्क, इसकी स्थापना कब हुई थी, तो 1945 में। हेडक्वार्टर ट्राम्बे महाराष्ट्र में। बार्क इसका नाम कब पड़ा, तो 1966 में इसका नाम पड़ा। इसको स्थापना करने वाले डॉक्टर होमी जहांगीर भाभा थे, इसे भी याद रखिए। किसके स्थान पर विवेक भसीन को बार्क का अध्यक्ष बनाया गया, तो अजीत कुमार के स्थान पर विवेक भसीन को बार्क का निदेशक चुना गया है, इसे भी याद रखिए, एग्जाम में पूछ सकता है। ललन टॉप प्रश्न देख लेते हैं। परमाणु ऊर्जा आयोग के अध्यक्ष AK मोहंती हैं, इसे भी याद रखिए। CBI के वर्तमान निदेशक प्रवीण सूद हैं। वर्तमान केंद्रीय सतर्कता आयुक्त CBC का जो अध्यक्ष है किसे नियुक्त किया गया, प्रवीण कुमार श्रीवास्तव। देखिए प्रवीण सूद प्रवीण कुमार श्रीवास्तव, इसमें कन्फ्यूजन होगा, तो आप ध्यान से इसको पढ़िए। CBI के वर्तमान निदेशक प्रवीण सूद हैं और केंद्रीय सतर्कता आयुक्त प्रवीण कुमार श्रीवास्तव हैं। इसरो के वर्तमान हेड या सोमनाथ हैं। वर्तमान कैबिनेट सचिव कौन है, राजीव गौबा हैं, इसे भी याद रखिए। आगे आते हैं प्रश्न नंबर 8 हमारा है। हाल ही में कर्मा पूजा महोत्सव कहाँ मनाया गया, तो देखिए कर्मा पूजा महोत्सव जो है कि झारखंड और बिहार में संयुक्त रूप से मनाया जाता है। क्यों, क्योंकि बिहार से ही झारखंड अलग हुआ था, इसलिए झारखंड और बिहार में कर्मा पूजा महोत्सव मनाया गया, इसे भी याद रखिए। अब देखिए भाद्रपद 11 को मनाया जाता है, इसे भी याद रखिए। भाद्रपद 11 को मनाया जाता है। इसमें कौन कौन सी जनजाति मनाती है, तो बेंगा, ओराव, मजमार जनजाति जो है मिलकर कर्मा पूजा महोत्सव मनाती हैं, ये भी याद रखिए। तो आपसे पूछा जाए कर्मा पूजा कहाँ मनाया जाए, तो झारखंड में कौन कौन सी जनजाति मनाती है, तो बेंगा, ओराव, मजगार और जनजाति मनाती है, इसे भी याद रखिए। चलिए ललन टॉप प्रश्न देख लेते हैं। केर पूजा खारची महोत्सव कहाँ पर मनाया जाता है, त्रिपुरा मनाया जाता है। त्रिपुरा में केर पूजा और खारची महोत्सव मनाया जाता है। यदि आपसे पूछा जाए कि त्रिपुरा की मूल भाषा क्या है, तो कोक बरोक जो त्रिपुरा की मूल भाषा है, इसे भी याद रखिए, एग्जाम में पूछ लेता है। सरहुल फेस्टिवल झारखंड में मनाया जाता है। बोनालू फेस्टिवल तेलंगाना में। लोसर महोत्सव लद्दाख में। देखिए लोसर महोत्सव लद्दाख में मनाया जाता है, लेकिन लोसांग महोत्सव आपसे पूछ लिया जाए तो लोसांग महोत्सव सिक्किम में मनाया जाता है, इसे याद रखिए। लोसर लद्दाख में, लोसांग सिक्किम में मनाया जाता है, इसे याद रखिए। सूरजकुंड मेला फरीदाबाद हरियाणा में मनाया जाता है। आगे आते हैं, अगला प्रश्न हमारा प्रश्न नंबर 9। हाल ही में भारतीय प्राणी सर्वेक्षण ने समुद्री मछली सी रॉबिन्स की एक नई प्रजाति कहाँ पर खोजी गई है, तो देखिए भारतीय प्राणी सर्वेक्षण जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने समुद्री मछली सी रॉबिन्स की एक नई प्रजाति खोजी है। कहाँ पर, पश्चिम बंगाल में। पश्चिम बंगाल में
जिसकी विशेषता है हड्डीदार सिर और नुकीली रीढ़ वाली हड्डी उस मछली की होगी, और यह ट्राइलिडे परिवार की मछली होगी, इसे भी याद रखिए। मछली की विशेषता क्या है? हड्डीदार उसका सिर होगा, नुकीली रीढ़ की इसकी हड्डी होगी, और ट्राइलिडे परिवार की ये मछली है। तो मछली कौन सी है? सी रॉबिन्स। ठीक है, आपसे पूछा जाए सी रॉबिन्स क्या है, तो मछली की एक प्रजाति है। किसने खोजा है? तो जूलॉजिकल सर्वे ने। कहाँ पर? पश्चिम बंगाल में। इसे भी याद रखिए, एग्जाम में आपसे पूछा जा सकता है। आगे ललन टॉप प्रश्न देख लेते हैं। रेड डाटा बुक जारी कौन करती है? तो IUCN करती है, इंटरनेशनल यूनियन कंजर्वेशन फॉर नेचर, जो इसकी रेड डाटा बुक जारी करती है। रेड डाटा बुक क्या होता है? जो प्राणी विलुप्त कगार पर हैं उसकी एक सूची जारी करती है, उसी को हम रेड डाटा बुक कहते हैं। आपसे पूछा जाए IUCN की स्थापना कब हुई थी? तो 1948 में इसकी स्थापना हुई थी। हेडक्वार्टर ग्लैंड स्विट्जरलैंड में इसका हेडक्वार्टर मुख्यालय है, इसे भी याद रखिए। WWF की स्थापना, वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड की स्थापना 1961 में हुई थी। इसके हेडक्वार्टर पूछा जाए तो ग्लैंड स्विट्जरलैंड में भी इसका हेडक्वार्टर है, इसे भी याद रखिए। देखिए IUCN का भी हेडक्वार्टर ग्लैंड स्विट्जरलैंड में है, और WWF का भी जो हेडक्वार्टर ग्लैंड स्विट्जरलैंड में, इसे भी याद रखिए। UNEP की स्थापना 5 जून 1972 को हुई थी, इसे भी याद रखिए। हेडक्वार्टर पूछा जाए तो नैरोबी केन्या में इसका हेडक्वार्टर है, पर्यावरण से संबंधित है। ठीक है, आगे आते हैं। UNFCCC की स्थापना 1994 में हुई थी, हेडक्वार्टर वान जर्मनी में, इसे भी याद रखिए। UNFCCC की स्थापना 1994 हेडक्वार्टर वान जर्मनी में है, इसे याद रखिए, एग्जाम में पूछा जा सकता है। आगे हमारा प्रश्न नंबर 10 है। हाल ही में कहाँ कला क्रांति मिशन लॉन्च किया गया? तो इसको भी लॉन्च किया गया था पश्चिम बंगाल में, इसे भी याद रखिए। देखिए हाल ही में कहाँ कला क्रांति मिशन लॉन्च किया गया? कला क्रांति मिशन किसने लॉन्च किया? तो राज्यपाल आनंद बोस, जो पश्चिम बंगाल के राज्यपाल हैं आनंद बोस, उनके द्वारा लॉन्च किया गया। कला संस्कृति सॉफ्ट पावर को बढ़ावा देने के लिए, जो हमारी कला संस्कृति है जिसको हम सॉफ्ट पावर कहते हैं, उसको बढ़ावा देने के लिए कला क्रांति मिशन लॉन्च किया गया पश्चिम बंगाल में। इसी जगह पर 108 दुर्गा भारत सम्मान के प्रदान किए जाएंगे इसी अवसर पर, इसे भी याद रखिए। तो 108 दुर्गा भारत सम्मान भी प्रदान किए जाएंगे कला क्रांति मिशन के तहत। ठीक है, आगे आते हैं। ललन टॉप प्रश्न देख लेते हैं। भारत का 41वां विश्व धरोहर स्थल कौन है? शांति निकेतन। इसकी स्थापना कब हुई थी? तो इसकी स्थापना 1901 में हुई थी, इसे भी याद रखिए। और इसे विश्वविद्यालय कब बनाया गया था? तो 1921 में इसको भारतीय विश्वविद्यालय बनाया गया था, जो हाल ही में विश्व धरोहर में शामिल हुआ है, और इसे हम लिविंग हेरिटेज के नाम से भी जानते हैं। भारत या विश्व की पहली लिविंग हेरिटेज विश्व भारती विश्वविद्यालय, इसे घोषित किया गया किसे? शांति निकेतन को, याद रखिए, एग्जाम में पूछा जा सकता है। भारत की सबसे गरीब CM कौन है? तो ममता बनर्जी है। ठीक है, यदि पूछा जाए सबसे अमीर कौन है, तो आंध्र प्रदेश के CM है सबसे अमीर, और पश्चिम बंगाल के CM ममता बनर्जी सबसे गरीब भारत के CM है, इसे भी याद रखिए। भारतीय क्रिकेट टीम ने 3000 छक्के लगाने वाली दुनिया की पहली क्रिकेट टीम बन गई है, इसे भी याद रखिए। तो क्लास कैसी लगी? क्लास अगर अच्छी लगे तो लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।